हेलो एवरीवन, वेलकम टू नायरा स्टडी हब। आज हम लोग डीएलएड थर्ड सेमेस्टर के सोशल साइंस के लघुत्तरीय प्रश्नों की श्रृंखला को पढ़ेंगे, जो कि पार्ट 4 है। सो फ्रेंड्स, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, और देखिए अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो एक लाइक भी ज़रूर कर दें। तो चलते हैं आज की सीरीज़ का फर्स्ट नंबर का क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए फर्स्ट नंबर का क्वेश्चन है, 18वीं शताब्दी में भारत की स्थिति का मूल्यांकन कीजिए। तो चलते हैं देखते हैं 18वीं शताब्दी में भारत की स्थिति। तो इसमें 18वीं शताब्दी के प्रारंभ में भारत के विभिन्न भागों में देशी और विदेशी शक्तियों के छोटे बड़े राज्य स्थापित होने लगे। उत्तर भारत की ओर से विदेशी आक्रमण होने लगे। सन 1739 ईस्वी में नादिर शाह के आक्रमण ने मुगल साम्राज्य की जड़ें हिला दी, और सन 1761 ईस्वी में अहमद शाह अब्दाली के आक्रमण से मराठों का अस्तित्व समाप्त हो गया। अतः मुगलों एवं मराठों के पतन और छोटे छोटे राजाओं की आपस की लड़ाई से कोई शक्तिशाली राज्य नहीं बचा जो विशाल भारत के अस्तित्व को बनाए रखता। अतः यूरोपीय कंपनियों ने भारत की राजनीति में हस्तक्षेप करके अपना प्रभुत्व जमा लिया। देखिए फ्रेंड्स, इसमें कुछ पॉइंट और हैं, इसको देख लेते हैं। देखिए, मुगल शासक जहांगीर ने पुर्तगाल व इंग्लैंड की कंपनियों को भारत में व्यापार करने की अनुमति दी। जहांगीर के समय में इंग्लैंड की ईस्ट इंडिया कंपनी व हॉलैंड की डच कंपनी भारत में आ चुकी थी। किसके समय में? तो जहांगीर के समय में, ठीक है ना। और उसके बाद देखते हैं, देखिए यूरोप के देशों में पुनर्जागरण तेजी पर था। जिस समय यूरोप के देश प्रौद्योगिकी विकास की ओर अग्रसर थे, जहां किताबें मुद्रणालय में छपती थी और नए नए हथियार, बंदूकें, हल्की तोपें आदि का निर्माण हो रहा था, वहीं भारतीय पैदल सेना हाथी, तलवार, भालों तथा भारी भरकम तोपों का इस्तेमाल कर रहे थे। फ्रेंड्स चलते हैं, देखते हैं 18वीं सदी में भारत में व्यापार और वस्तु निर्माण का विस्तार होता रहा, किंतु यूरोपीय देशों की तुलना में भारत विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में ही नहीं, अन्य मामलों में भी पिछड़ा ही रहा। उसके बाद चलते हैं, थोड़ा सा और देख लेते हैं, इस पर रोशनी डाल लेते हैं। लेकिन फ्रेंड्स, ज़रूरी नहीं है आप लोग इतना लेंथी लिखें, आप लोग इसको अच्छे से पढ़ लें, और एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन आता है तो आप लोग अपने टाइम के अकॉर्डिंग क्वेश्चन लिखिएगा। यानी कि देखिए, अगर जैसा आपके पास टाइम बचता है उस अकॉर्डिंग आप लोग क्वेश्चन के आंसर दीजिएगा, ठीक है ना। तो देखिए, यूरोपीय देशों के पास सुदृढ़ नौसेना एवं सुसंगठित व्यापारी होने यानी बेड़े होने के कारण उन्होंने भारत में व्यापारिक संबंध बनाए और उनका भरपूर लाभ उठाया। मुगलों ने विदेशी व्यापार के महत्व को समझकर उन्हें प्रोत्साहन व संरक्षण दिया। भारत अन्य देशों की तुलना में पिछड़ा रहा। मुगल शासक वर्ग ने अपनी दिलचस्पी तत्कालिक महत्व की बातों और विलासिता में रखी, जिसके दूरगामी परिणाम हुए कि 20 वर्षों तक गुलामी की जंजीरों पर जकड़ा रहा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में यूरोपीय व्यापारियों का आगमन कब हुआ? तो यूरोपीय व्यापार का प्रारंभ, तो भारत में व्यापारिक संपदा से आकृष्ट होकर अनेक यूरोपीय जातियों का ध्यान भारतीय व्यापार की ओर आकृष्ट हुआ। इन यूरोपीय जातियों ने भारत से व्यापारिक संबंध स्थापित किए। उन्होंने व्यापारिक प्रयत्नों के परिणाम स्वरूप अनेक यूरोपीय जातियां प्रथा पुर्तगाली, अंग्रेज, डच, डैनिश एवं फ्रांसीसी भारत में व्यापार करने के उद्देश्य से आई और भारत में यूरोपीय व्यापार का प्रारंभ हुआ। अब देखिए, यूरोपीय व्यापारियों का आगमन, तो फर्स्ट नंबर पर हो जाता है पुर्तगाली 1498 ईस्वी में, अंग्रेज 1600 ईस्वी में, डच 1602 ईस्वी में,
डैनिश 1616 ईस्वी में और फ्रांसीसी 1664 ईस्वी में। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में पुर्तगालियों के आगमन पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। तो भारत में पुर्तगालियों का आगमन जब देखिए 1453 ईस्वी में कुस्तुंतनिया पर तुर्कों का अधिकार हो गया तो यूरोप व भारत के मध्य स्थल मार्ग नहीं रहा। यूरोपीय देश समुद्री देखिए समुद्री मार्ग की खोज में लग गए। 1498 ईस्वी में वास्को डी गामा भारत आया। उसके भारत में आने के साथ ही एक नए युग का प्रारंभ हुआ। अब भारत और पुर्तगाल के बीच में व्यापार प्रारंभ हो गया। पुर्तगाली व्यापारियों ने भारत में कालीकट, गोवा, दमन, दीव एवं हुगली के बंदरगाहों में अपनी व्यापारिक कोठियां स्थापित की। परिणाम स्वरूप पुर्तगाल के व्यापार में अधिकाधिक वृद्धि हुई। उसके बाद चलते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत में अंग्रेजों का आगमन कब हुआ? तो अंग्रेजों ने 31 दिसंबर 1600 ईस्वी में महारानी एलिजाबेथ से भारत में व्यापार करने के लिए आज्ञा पत्र प्राप्त किया और भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कर व्यापार प्रारंभ कर दिया। प्रारंभ में अंग्रेजी व्यापारियों को 15 वर्ष के लिए आज्ञा पत्र प्रदान किया गया था, किंतु उन्होंने धीरे धीरे भारतीय व्यापार पर अपना एकाधिपत्य स्थापित कर लिया और भारत की राजनीति में भी हस्तक्षेप करने लगे। 1608 ईस्वी में कप्तान हॉकिंस इंग्लैंड के राजा जेम्स प्रथम ने आज्ञा पत्र लेकर मुगल बादशाह जहांगीर के दरबार में आया। 1613 ईस्वी में सूरत में अंग्रेजों की व्यापारिक कोठियों की स्थापना हुई। 1615 ईस्वी में सर टॉमस रो व्यापारिक सुविधाएं प्राप्त करने के उद्देश्य से मुगल सम्राट जहांगीर के दरबार में, यानी देखिए दरबार आगरा में आया और वहां 3 वर्ष तक रहा। कितने वर्ष तक रहा? तो 3 वर्ष तक रहा। उसके बाद देखिए प्रारंभ में मुगल दरबार में पुर्तगालियों का अधिक प्रभाव होने के कारण उसे अपने उद्देश्य में सफलता प्राप्त नहीं हुई, किंतु अंततः वह शहजादा खुर्रम से व्यापारिक सुविधाएं प्राप्त करने में सफल हुआ। अब अंग्रेजों को भड़ोच, अहमदाबाद तथा आगरा में व्यापारिक कमियां स्थापित करने का आज्ञा पत्र मिल गया। 1640 ईस्वी में अंग्रेजी कंपनी ने मद्रास में एक सुदृढ़ दुर्ग की स्थापना की तथा 1662 ईस्वी में बंबई पर अपना अधिकार कर लिया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में यूरोपीय व्यापारियों के आगमन के क्या कारण थे, समझाइए। तो भारत में यूरोपीय व्यापारियों के आगमन के कारण, कुछ कारणोंवश यूरोपीय जातियां भारत में आईं। इन जातियों ने भारत को व्यापारिक केंद्र बनाया, यहाँ से व्यापार करके अपने देश की आर्थिक स्थिति को सुदृढ़ बनाया तथा अधिकाधिक व्यापारिक लाभ अर्जित किया। फर्स्ट नंबर पर देख लेते हैं, भारत आर्थिक दृष्टि से संपन्न देश था। यहाँ की आर्थिक संपन्नता ने यूरोपीय व्यापारियों को आकर्षित किया। सेकंड नंबर पर देख लेते हैं, यूरोपीय बाजार में भारतीय मामलों की प्रचुर मात्रा में मांग थी। यहाँ के मसाले यूरोप में अधिकाधिक मात्रा में बिकते थे। थर्ड नंबर पर देख लेते हैं, वेनिस और जिनेवा के व्यापारियों ने यूरोप एवं एशिया के व्यापार पर अपना अधिकार कर लिया था। वे स्पेन तथा पुर्तगाली व्यापारियों को हिस्सा देने के लिए तैयार न थे। 4 नंबर पर देख लेते हैं, वास्को डी गामा द्वारा भारत आने का सुगम जलमार्ग खोज लेना यूरोपीय व्यापारियों के लिए लाभकर रहा। 5th नंबर पर है, भारत निर्मित मिट्टी के बर्तनों की यूरोपीय देशों में व्यापक स्तर पर मांग की। और देखिए 6 नंबर पर हो जाता है, 1453 ईस्वी में कुस्तुंतनिया पर तुर्कों का अधिकार हो जाने के कारण यूरोप और भारत के बीच स्थल मार्ग बंद हो गया, अतः यूरोपीय देश समुद्री मार्ग की खोज में लग गए। शीघ्र ही उन्हें भारत आने का सरल जलमार्ग भी मिल गया।
7 नंबर पर देख लेते हैं, भारत में कुटीर उद्योग एवं कच्चे माल की अत्यधिक संभावना का होना। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। प्लासी का युद्ध कब और किसके मध्य हुआ? तो देखिए, प्लासी का युद्ध 1757 ईस्वी में ब्रिटिश कंपनी शाही फरमान की अवज्ञा करने लगी थी। जब सिराजुद्दौला ने इसका विरोध किया तो क्लाइव ने नवाब के विरुद्ध युद्ध की घोषणा कर दी। 1757 ईस्वी में प्लासी के मैदान में सिराजुद्दौला तथा क्लाइव की सेनाएं आमने सामने हुई। नवाब ने अपने सेनापति मीर जाफर को अंग्रेजों पर आक्रमण की पहल करने को कहा, किंतु मीर जाफर निष्क्रिय खड़ा रहा। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, विदेशी कंपनियों ने व्यापार में लाभ के लिए क्या तरीके अपनाए? तो विदेशी कंपनियों ने व्यापार में लाभ के लिए साम दाम दंड भेद के तरीके अपनाए। वे बादशाहों और राजाओं के पास अपने प्रतिनिधि या दूत भेजते और भारत में खुलकर व्यापार करने की आज्ञा मांगते। आज्ञा प्राप्त करने के लिए वे खुशामद भी क्या करते थे? राजा एकाधिकार पत्र फरमान जारी करते। व्यापारियों के दूत कुछ करों को न देने की छूट मांगने लगे। इसके बदले में वे बादशाहों और राजाओं को वस्तुएं भेंट में देते थे। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित के बारे में लिखिए। कंपनियां, फैक्ट्री, एजेंट और कर। तो कंपनियां हैं, कंपनियां यानी कंपनियों का अर्थ है व्यापार में कई लोगों की हिस्सेदारी, जिसमें सभी हिस्सेदार व्यापार में अपनी अपनी पूंजी लगाते थे। लगाई गई पूंजी के अनुपात में व्यापार से प्राप्त मुनाफे को आपस में बांट लेते थे। फैक्ट्री के बारे में जान लेते हैं। देखिए, फैक्ट्री शब्द का प्रयोग व्यापारिक केंद्रों में स्थापित कार्यालय से है। और देखिए, एजेंट, तो एजेंट फैक्टर का अर्थ एजेंट है। कंपनी की ओर से कार्य करने वाले लोगों को एजेंट कहा जाता था, जो कंपनी के लिए एक निश्चित रकम या कमीशन पर व्यापारिक लेन देन में सहायता करते थे। अब देख लेते हैं कर। तो कर के बारे में देखिए, रोशनी डाल लेते हैं। कर क्या होता है? कर का अर्थ है व्यापार करने के बदले में व्यापारी द्वारा निश्चित मात्रा में व निश्चित समय के लिए दिया जाने वाला धन। उस समय यह धन कंपनियों द्वारा राजाओं को दिया जाता था, जिसके बदले में राजा व्यापार करने की अनुमति पत्र देते थे। उसके बाद देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए, बक्सर के युद्ध का वर्णन कीजिए। तो बक्सर का युद्ध जो है ये आप लोगों के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट हो जाता है, क्योंकि ये डीएलएड थर्ड सेमेस्टर 2018 में आया हुआ क्वेश्चन है, इसलिए ये आपके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट हो जाता है। चलिए देखते हैं, बक्सर का युद्ध 1764 ईस्वी। मीर कासिम अवध के नवाब एवं मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय की संयुक्त सेना तथा अंग्रेजों की सेना के साथ 1764 ईस्वी में बक्सर के मैदान में भीषण संग्राम हुआ, परंतु सफलता अंग्रेजों को ही मिली। मीर कासिम युद्ध भूमि से भागने को विवश हुआ। अंग्रेजों ने एक बार फिर मीर जाफर को बंगाल का नवाब बना दिया। देखते हैं, देखिए इसी क्वेश्चन में है, बक्सर के युद्ध का भारतीय इतिहास में बहुत महत्व है। अंग्रेजों की इस विजय से न केवल मीर कासिम की शक्ति छिन्न भिन्न हो गई, बल्कि अवध भी अंग्रेजों के सैन्य व राजनीतिक प्रभुत्व में आ गया। जहां प्लासी की जीत ने अंग्रेजों की आर्थिक स्थिति मजबूत की, वहीं बक्सर की जीत ने अंग्रेजों के पैर भारत में और मजबूत कर दिए। उसके बाद देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इलाहाबाद की संधि की मुख्य धाराओं का उल्लेख कीजिए। तो बक्सर के युद्ध की समाप्ति पर अंग्रेजों एवं मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय के मध्य इलाहाबाद की संधि 1765 ईस्वी में हुई। इस संधि की शर्तें अग्रलिखित हैं। देखिए, फर्स्ट नंबर पर देख लेते हैं,
मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय ने शाही फरमान द्वारा अंग्रेज कंपनी ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी प्रदान कर दी। वे इन प्रांतों से भू राजस्व वसूली के अधिकारी हो गए। सेकंड नंबर पर देख लेते हैं, मुगल बादशाह को 26 लाख रुपए की वार्षिक पेंशन अंग्रेजों ने देना स्वीकार किया। थर्ड नंबर पर देख लेते हैं, कंपनी ने कड़ा और इलाहाबाद के जिले अवध के नवाब से लेकर मुगल बादशाह को दे दिए। फोर्थ नंबर पर देख लेते हैं, देखिए अवध का शेष भाग इलाहाबाद एवं कड़ा को छोड़कर अवध के नवाब शुजाउद्दौला को वापस कर दिया गया। फिफ्थ नंबर पर देख लेते हैं, नवाब ने कंपनी को 50 लाख रुपए युद्ध हर्जाने के रूप में दिए। 6 नंबर पर देख लेते हैं, मराठों के आक्रमण की स्थिति में बंगाल के नवाब एवं क्लाइव को पारस्परिक सहयोग करना होगा। और 7 नंबर पर देख लेते हैं, इसी प्रकार मीर जाफर पुनः बंगाल के नवाब बन गए। उनके बाद उसके पुत्र की भी पेंशन वैध हो गई, वे नाम मात्र के शासक रह गए। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, रेगुलेटिंग एक्ट पास किया गया, इस एक्ट की क्या कमियां थी? तो देख लेते हैं, देखिए सन 1772 ईस्वी में यानी ईस्वी तक बंगाल के आर्थिक संसाधनों का कंपनी के कर्मचारियों और पदाधिकारियों ने व्यक्तिगत लाभ के लिए उपयोग किया। इससे कंपनी की आर्थिक स्थिति खराब हो गई। कंपनी ने ब्रिटिश सरकार से 10 लाख पौंड की राशि कर्ज के रूप में मांगी। तब यह आवश्यकता महसूस की गई कि कंपनी की गतिविधियों पर प्रभावशाली नियंत्रण किया जाए। अतः कंपनी की गतिविधियों को नियंत्रित एवं निर्देशित करने के लिए सन 1773 ईस्वी में रेगुलेटिंग एक्ट बनाकर पास किया गया। अब देख लेते हैं रेगुलेटिंग एक्ट में कमियां। तो इसमें देखिए निम्नलिखित कमियां थी। इसमें फर्स्ट नंबर पर देख लेते हैं, रेगुलेटिंग एक्ट का सबसे बड़ा दोष यह था कि गवर्नर जनरल स्वतंत्र रूप से कार्य करने में सक्षम नहीं था, क्योंकि वह काउंसिल के अधीन था। सेकंड नंबर पर देख लेते हैं, गवर्नर जनरल तथा उसकी काउंसिल चेन्नई तथा मुंबई की आंतरिक नीति पर कोई अधिकार नहीं रखते थे। थर्ड नंबर पर देख लेते हैं, चेन्नई तथा मुंबई के गवर्नर बंगाल के गवर्नर जनरल के अधीन रहने के कारण तथा स्वतंत्र रूप से कार्य नहीं कर सकते थे। और देखिए 4 नंबर पर देख लेते हैं, 4 नंबर पर है, इस एक्ट में सुप्रीम कोर्ट के अधिकारों को स्पष्ट नहीं किया गया था तथा सुप्रीम कोर्ट और गवर्नर जनरल तथा उसकी काउंसिल के कोई कार्य नहीं कर सकते थे। उसके बाद देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, सुप्रीम कोर्ट की स्थापना किस गवर्नर जनरल के समय हुई? तो सुप्रीम कोर्ट की स्थापना गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग्स के समय में हुई। उसके बाद देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, स्थायी बंदोबस्त व्यवस्था को समझाइए। तो इजारेदारी एकाधिकार व्यवस्था की असफलता के बाद कंपनी ने नई योजनाएं लागू की, किंतु भी सफल न हो सकी। अंत में कंपनी ने बंगाल और बिहार में भू राजस्व स्थायी तौर पर निश्चित करने का निर्णय लिया। 1793 ईस्वी में कॉर्नवालिस ने स्थायी बंदोबस्त लागू किया। कॉर्नवालिस को ही भारत में ब्रिटिश पद्धति की असैनिक सेवा सिविल सर्विसेज तथा वास्तविक संस्थापक माना जाता है। देखिए इसके अंतर्गत राजस्व वसूल करने वाले अधिकारी को जमींदारी का मालिक बना दिया गया। नए जमींदार से एक निश्चित रकम सरकार को निश्चित समय पर देने के लिए कहा गया, बाकी रकम छोड़ दी गई। उसे जमींदारी का वंशगत अधिकार मिल गया। वह अपनी इच्छानुसार जमींदारी को बेच या रहन रख सकता था, जबकि मुगल साम्राज्य में जागीरदारों से जागीरें छीनी जा सकती थीं। जागीरदार जागीरें बेच नहीं सकते थे, वे किसानों को बेदखल नहीं कर सकते थे। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, रैयतवाड़ी प्रथा क्या थी? तो 19वीं शताब्दी के प्रारंभ में सरकार ने एक नई व्यवस्था चलाई जिसे रैयतवाड़ी प्रथा कहते थे। यह मद्रास तथा बंबई प्रांतों में प्रचलित थी। इस व्यवस्था में किसान का सरकार से प्रत्यक्ष संबंध स्थापित हो गया। किसान सरकार को सीधा लगान देने लगे। उन्हें पैदावार का आधा भाग सरकार को कर के रूप में देना पड़ता था। इस प्रथा के अंतर्गत किसानों की दशा कुछ सुधर गई। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, महालवाड़ी व्यवस्था को समझाएं। तो देखिए, उत्तर पश्चिम प्रांत वर्तमान पश्चिमी उत्तर प्रदेश, मध्य भारत के हिस्सों और पंजाब, सरकार ने गांव के पूरे समाज महालों के साथ भूमि एवं लगान संबंधी समझौता किया। भूमि पर पूरे महाल का अधिकार होता था। प्रत्येक गांव की मालगुजारी निर्धारित की जाती थी और उसकी अदायगी की जिम्मेदारी किसी उत्तरदायी व्यक्ति को सौंप दी जाती थी। इस भूमि व्यवस्था को महालवाड़ी प्रथा कहते थे। यह व्यवस्था 30 वर्षों के लिए निर्धारित की जाती थी। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, पिट का इंडिया एक्ट क्यों महत्वपूर्ण है? भारत के गवर्नर जनरल की शक्ति को कैसे मजबूत बनाता है? तो इसका आंसर जान लेते हैं। ब्रिटिश संसद ने 1784 ईस्वी में एक नया कानून पारित किया जो पिट्स इंडिया एक्ट कहलाया। इस अधिनियम के द्वारा ब्रिटेन से एक नियंत्रण परिषद की स्थापना हुई। इस परिषद के द्वारा ब्रिटिश सरकार को भारत में कंपनी की सैनिक, असैनिक तथा राजस्व संबंधी मामलों में एकाधिकार प्राप्त हो गया। गवर्नर जनरल को भारत स्थित सभी ब्रिटिश फौजी का मुख्य सेनापति बनाया गया। इससे गवर्नर जनरल की शक्ति मजबूत हो गई। फ्रेंड्स, आज यहीं तक। आपको हमारी वीडियो कैसी लगती है प्लीज़ कमेंट ज़रूर करें। हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर दबा दें जिससे आने वाली वीडियोस आप तक पहुंच सके। थैंक यू।